हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार यानी बुनियादी हकूक हमारे क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट आती है 1928 में, उससे आज इसका आधार तैयार होता है मौलिक अधिकार का। अब मौलिक अधिकार होते क्या हैं? जो हमें ऑटोमेटिक मिल जाते हैं पैदा होने के बाद। ठीक है, कुछ वो होते हैं और कुछ सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, उसी को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार अगर हमारे कोई छीनना चाहता है तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमारे टोटल 6 टाइप के मौलिक अधिकार हैं। पहले जो हमारा संविधान जब बना था तो उस टाइम पे 7 मौलिक अधिकार रखे गए थे, बट 44वां संविधान संशोधन से हमने क्या किया था, 1978 में उसे हटा दिया था और उसे 300A में डाल दिया था। उसके बाद हम देखेंगे हमारे जो 6 टाइप के जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत से 35 तक हमारे भाग 3 में संविधान का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें हमारे मौलिक अधिकार को दर्ज किया गया है 12 से लेकर 35 तक। तो 12 में जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, और तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतना है नहीं। उसके बाद 13 है, तो 13 में भी एक चीज़ ये है कि अगर कोई भी लॉ बना है तो उस लॉ को चेक किया जाएगा, या फिर पूर्वावलोकन यानी कि जो हमारी जुडिशियरी है वो उसने जो डिसीजन दिया है उसको चेक करेगी। तो 12 और 13 तो ये हो गए। उसके बाद जो मेन स्टार्ट होते हैं हमारे 14 से स्टार्ट होते हैं यानी समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद हमारा एक दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फिर उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और साहित्य संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी ना हम समझेंगे वन बाय वन करके। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता यानी विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें बात की गई है। यानी कि सभी को कानून के दायरे में सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नंबर 15 में ये बात की गई है कि जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा वंश है, जो हमारी कास्ट है, हमारा जो लिंग है, या हम जहाँ पैदा हुए हैं उसको देख करके कोई भी सरकार या कोई भी इंसान हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो उसका गुनाहगार होगा और उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। 16 है, अगर सरकार की कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो या कुछ भी होगा तो सभी को सेम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कोई भी ये नहीं होगा कि भाई जो है ये उस जाति का है या उस धर्म का, इसको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हम फिर क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अनटचेबिलिटी का अंत हो गया है आपका 17 में। हाँ हाँ, यानी कि उस टाइम पे क्या होता था, जो छोटे जाति के लोग होते थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा छुआछूत वाला व्यवहार होता था। तो इसी को देखते हुए हमारे संविधान में आर्टिकल 17 के तहत उसको जो है एबॉलिश किया गया और उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद है उपाधियों का अंत। पहले बहुत सारे महाराजा राजा अपने आगे उपाधियाँ लगाते थे, तो उसी को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जैसे हमारे पद्म विभूषण और ये सब चीज़ें मिलती है हमारे उन्हें, जैसे डॉक्टर्स हैं एमबीबीएस वगैरह, उनके लिए ये जो है एबॉलिश नहीं किया गया है, बाकी सब के लिए किया गया है। तो 14 से लेकर 18 तक तो हो गई समानता के अधिकार की बात। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। पर उससे पहले हम जानेंगे आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो पहला है आर्टिकल 19(1)(a), इसमें है हमारी बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन, यानी कि समाचार पत्र की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार भी इसी में माने जाते हैं। यानी कि हम अगर कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं या समाचार पत्र छापना चाहते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 19(1) का था, तो उसमें ये किया गया कि पीसफुल असेंबल होने का अधिकार है। फिर 19(1) का जो का है यानी सी है, उसमें हमारे पास ये है, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19(1) का क्लोज
3 है यानी कि सी है। उसके बाद आर्टिकल 19(1) का जो हमारा था है, उसमें ये बात की गई है कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम पूरे भारत के अंदर कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, उसमें उसे कोई नहीं रोकेगा। आर्टिकल 19(1) काढ़ा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता सभी का अधिकार है। और उसके बाद है हमारा जो 6 नंबर है 19(1) का जो अच्छा है, उसमें ये बात की गई है कि कोई भी हम प्रोफेशन या ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं, बशर्ते भारत को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 19(1) के का जो 6 नंबर क्लोज है, उसमें बात की गई है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में हमने क्या किया था, 19(1) जो चा था, इसमें संपत्ति को अर्जित करने और उसको व्यय करने का अधिकार था, वो सब हमने समाप्त कर दिया था। उसके बाद है आर्टिकल 19(2) और उससे आर्टिकल 19(6) के अंतर्गत सत्ताओं का राज्य द्वारा युक्ति जो आर्टिकल 19 में है हमारे 1 से लेकर 6 तक जो अधिकार है, उनमें आर्टिकल 19(2) के तहत क्या है, जो हमारी सरकार है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अगर उसे लगेगा कि ज़्यादा मतलब स्टेट के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल 19(2) का यूज करते हुए भारत सरकार जो है प्रतिबंध लगा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि हमारा जो आर्टिकल 20 है वो ये कहता है कि अगर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, इसमें ये बात की गई है कि अगर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये कहता है कि अगर इंसान को डबल सजा है, तो उसके लिए उसे अगर वो मतलब कि एक ही केस में और डबल पकड़ा गया है, तो उसे जो है 2 सजाएँ नहीं दी जा सकती, एक ही सज़ा दी जाएगी। और एक है मतलब कि अगर वो आत्म अभिशमन यानी कि उससे खुद से तुम ये नहीं कहलवा सकते कि मैंने, यानी कि वो खुद अपना जो है वो नहीं बन सकता, अभियुक्त नहीं बन सकता, सेल्फ इंक्रिमिनेशन उसे मिलता है, ठीक है, अपने खिलाफ वो गवाही नहीं दे सकता। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अधिकार, क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसमें ये होता है कि इंसान जो है उसका चॉइस है, वो अपना विदेश भी जा सकता है और वो कहीं भी घूम सकता है, वो उसका अधिकार है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 21 के, उसमें 6 से 14 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ऐड किया गया था 19 कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी को इसका यूज करते हुए इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल 22 ये कहता है कि इंसान को अगर कोई भी पुलिस पकड़ने आती है या अरेस्ट करने आती है, तो सबसे ज़रूरी बात ये होगी कि उसे जो है प्रोटेक्शन होगा, वो पूछेगा सवाल कि आपके पास क्या वारंट है मुझे गिरफ्तार करने का, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ठीक है, ये आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 23 ये कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि तुम किसी को बंधुआ मजदूरी के तहत काम नहीं करवा सकते, जबर जबरदस्ती से काम नहीं करा सकते अपने घर में या कहीं पे भी। आर्टिकल 24 ये कहता है कि जो 14 साल से कम के आयु के बच्चे हैं, उन्हें आप कारखानों में या किसी भी जैसी संकट वाली चीज़ें हैं, फैक्ट्री वगैरह है जहाँ खतरा हो, वहाँ पे आप जो है बच्चों से काम नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि मनोरंजन जैसे फिल्म वगैरह में जहाँ पे कोई नुकसान नहीं होने की उम्मीद है बच्चों को, तो वहाँ पे आप उनसे काम करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई बात आर्टिकल 24 की। अब आते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक संवैधानिक के अधिकार पर। तो धार्मिक स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल 25 में दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी इंसान व्यक्ति अपने धर्म को मानने या उसका आचरण करने का अधिकार रखता है। इसमें ये भी बात की गई है, सिख जो कृपाण रखते हैं अपने पास, उसको भी जो है मान्यता दी गई है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि जो हमारे धार्मिक संप्रदाय है, उसमें जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आर्टिकल 27 में ये कहा गया था कि जो मैनेजमेंट करते हैं, जो पैसा किसी भी संप्रदाय को, धर्म को देते हैं, तो उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है। आर्टिकल 28 में ये बात की गई थी कि सरकार के जो स्कूल होते हैं उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
एंड अब हम आते हैं आर्टिकल 29 पे। ये अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, यानी कि अल्पसंख्यकों की जो भी संस्कृति है, यानी कि वो अपना कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी अपनी भाषा यूज कर सकते हैं, अपनी लिपि अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। तो उस पर कोई भी जो है रोक नहीं लगाएगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि स्कूलों में जो है बच्चे मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पर बैन कर दिया है। तो ये सरासर क्या है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 25 और जो आर्टिकल समानता का अधिकार था हमारा क्या कहते हैं 15, तो उसका सीधा सीधा वायलेशन है। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा। अब आने वाले टाइम में ये बात देखनी होगी। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों की जो भी भाषा है, उनके जो शिक्षण संस्थान है उसके बारे में बात की गई है, यानी कि उनकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो उनका खुद अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार, जैसे कि मैंने पहले बताया 44वां संविधान संशोधन 1978 में हमने क्या किया था, उसे यहाँ से हटा के मौलिक अधिकारों से हटा करके उसे हमने लीगल राइट बना दिया था और आर्टिकल 300 ए में उसे हमने भेज दिया था। उसके बाद आती है बात आर्टिकल 32, ये है राइट टू रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों को या तुम्हारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है, सरकार छीनती है या कोई इंसान छीनता है या छेड़छाड़ की जाती है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 का यूज करते हुए। वहाँ पर रिट दायर कर सकते हैं। रिट का मतलब होता है एक एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में। उसके बाद आप अगर आपके पास में अगर उच्च न्यायालय है पास में, सुप्रीम कोर्ट दूर है यानी दिल्ली में है, तो आप जो है अपने पास के हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 26 का यूज करते हुए, आर्टिकल 226 का यूज करते हुए, 226 का यूज करते हुए आप हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी हैं। तो ये हम पहले ये देखेंगे कि जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगती है तो किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो रिट को जान लेते हैं। हमारे पास 5 टाइप की रिट्स होती हैं। पहली है हेबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, यानी वो ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे सामने आपको आपने जो जिसे गिरफ्तार किया है बंदी को, उसको जो है हमारे सामने यहाँ पे पेश किया जाए 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन उसमें यात्रा का जो समय होता है वो ऐड नहीं होता है। उसके बाद है मैंडमस परमादेश। इसमें ये बात की गई है जो कोई भी हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, जो अधिकारी हैं, जो सरकारी नौकरी में रहते हैं, तो वो अपने संवैधानिक अगर पद का पालन सही तरीके से नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहता है कि भाई अगर तुमने सरकारी नौकरी प्राप्त की है तो इसे सही से निभाइए, अदरवाइज नहीं कर सकते, तो वो उन्हें जो है सस्पेंड या डिसमिस भी कर सकता है। उसके बाद है प्रोहिबिशन और प्रतिषेध, यानी कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, जबकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था वो केस, लेकिन फिर भी उसने उसकी सुनवाई की और उसने जो है डिसीजन भी दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अ, उच्च उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस पर रोक लगा देता है। ठीक है, वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद है क्यू वारंटो अधिकार सुरक्षा। इसमें ये बात की गई है कि अगर कोई भी इंसान सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है छल कपट से या फिर रिश्वत दे के, तो फिर उसके खिलाफ अगर कोई मुकदमा दायर करेगा तो वो अधिकार परीक्षक क्यों वारंट करेगा और उसे जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद है सरसरोरी उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत या जो हमारे न्यायिक और न्यायिक प्राधिकरण होते हैं अपने क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय देते हैं, तब ऊपरी न्यायालय उसके अभिलेख मंगाकर उसके रिपोर्ट को मंगाता है, फिर जांच करता है और फिर देखता है कि इसने जो है जो निर्णय दिया है क्या ये सही है या गलत है। अगर उसको लगता है कि इस गलत दिया है, इसके अधिकार में ये नहीं आता था, तो उसे क्या होगा, फिर वो निरस्त कर देगा। ठीक है, अब आते हैं हम इमरजेंसी प्रोसेस पे। इमरजेंसी प्रोसेस आर्टिकल 352 में बात की गई है हमारी नेशनल इमरजेंसी की। अगर हमारे देश में कोई युद्ध हो जाता है या कोई देश बाहरी आक्रमण हो जाता है हमारे देश पर, तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि आर्टिकल जो 2019 के तहत में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, निरस्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी स्वतः ही। उसके बाद आर्टिकल 359 ये कहता है कि
अगर हमारे देश में कोई भी आपातकाल या इस तरीके की कोई भी इमरजेंसी चीज़ आती है, तो उस आर्टिकल 359 का यूज करते हुए हमारे राष्ट्रपति क्या करेंगे, सभी मौलिक अधिकारों को क्या कर देंगे, निलंबित कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि आर्टिकल 20 और 22 को वो निलंबित नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 जो है अपराध के विरुद्ध है, 20 और 21 जो है इंसान की जिंदगी का सवाल है उसमें, इसलिए उसको वो सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है। और ये बात की गई थी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, कि 20 और 21 को जो है तुम जो है निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है, ये निर्णय दिया था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से कहा था कि मृत्युदंड अनुच्छेद 14 और 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है तथा वो संवैधानिक है। इस बारे में हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली। फंडामेंटल राइट की जो बेसिक थ्योरी थी वो हमने समझ ली है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके हम दूसरी वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, PYQ करेंगे, जो घटना चक्र में पूछे गए हैं अब तक विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, तो उससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए। और इससे पहले हम पॉलिटी की बहुत सारी वीडियो हम डाल चुके हैं अपने चैनल पर, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। तो आपको पॉलिटी बहुत ही प्रॉपर वे में सही तरीके से समझ आएगी। उससे आपका जो UPPCS या BPSC के एग्जाम है बहुत अच्छे से आपको उनमें मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।